उन्होंने कोई शरारत कर दी होगी तो लड़कियों ने उसको पकड़ लिया। अब लड़कियों ने जब बेटियों ने मेरे को पकड़ लिया तो थोड़ा सा आगे थोड़ा कहासुनी हो जाती है और लड़कों ने बोला कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। सब कॉलेज में आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में। मैं जगह से रखी कि जी हमको तुम लड़कियों ने पीटा। मैंने सोचा तो गलत किया होगा, तुमने पीटा होगा। उन्होंने कहा हाँ नहीं गलत तो नहीं किया जी, फूल थे, परास के फूल लगा करते थे, बहुत परास के फूल हुआ करते थे। जो जंगल था ना इसमें बहुत परास के फूल हुआ करते थे। अब सारी ऐसे इकट्ठी हुई, सारे कॉलेज के लड़के इकट्ठे हुए, बहुत उन्होंने उकसाया हमें और हम सारे कॉलेज के लड़के इकट्ठे हुए और हमने आरकेएमपी की ऐसी बात की ऐसे और हमें हड़ताल कर दी उनके खिलाफ। बीड्स कॉलेज के पास चले गए और उस समय एसपी होते थे अश्विनी कुमार, वो डायरेक्टर थे सीबीआई के, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हमें जो सैंडविच का चौक है वो मालूम दिया। सारे कोई वहां 1000 बच्चा हम स्टूडेंट्स खड़े होकर नारे लगा रहे थे। बेइज्जती तो लड़कों की हुई थी, स्पोर्ट में लड़कियां भी आ गई हमारे आरकेएमपी में, लेकिन ये माहौल हुआ करता था। मेडिकल कॉलेज भी था और जब परीक्षा परिणाम आता था, जब कॉलेज में आरकेएमपी का भी और गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का, सबसे ज्यादा मेरिट आरकेएमपी और गवर्नमेंट कॉलेज शिमला की, और उसमें प्री मेडिकल हुआ करता था। 50% के ऊपर वाले पीएमटी दिया करते थे। तो इस समय तो 80%, 90%, 97%, उस समय जो नंबर आते थे तो 56% आ गए, बहुत बड़ा। 60 वाला तो रेयर ही होता था। मेरिट नहीं, इतनी ज्यादा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए 50% की एलिजिबिलिटी कंडीशन थी। और जब मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन की बात आती थी तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो 14-15 लोग मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज शिमला के चुने जाते थे, सिलेक्ट किए जाते थे, रिटर्न के द्वारा सिलेक्ट होते थे। आरकेएमपी की भी 8-10 लड़कियां सिलेक्ट होती थी मेरिट 50% लेने के बाद। फिर इस कॉलेज में प्रिंसिपल महोदय भूल गए, पहली आईएफएस ऑफिसर बनी जो एससीए की प्रेसिडेंट थी, जो एससीए की प्रेसिडेंट थी उसका नाम था विजय ठाकुर। वो एससीए की प्रेसिडेंट, आरकेएमपी का बहुत नाम हुआ कि आरकेएमपी से आईएफएस में गई। वो एम्बेसडर थी अभी सिंगापुर में, अब तो रिटायर हो चुके हैं। बहुत बड़ा नाम किया। उसके बाद फिर एक और, उनके पिताजी यहाँ हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे, उनका भाई मेरे साथ पढ़ा करता था। उनका अब जो बड़े भाई हो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जज है। फिर दूसरी हमारे से 2 साल सीनियर थी तिलोत्तमा वर्मा जी, वो आईपीएस ऑफिसर बनी। वो भी एससीए की प्रेसिडेंट थी, वो भी एससीए की प्रेसिडेंट थी। आजकल आईपीएस में बहुत ऊंचे पद पर है। तो मैं उनको बता रहा था कि ये 2 लोग भी हैं जो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन में, और भी है। ये तो हमारे समय जब कोई टॉप करता था तो घर वाले बोलते थे देखो वो निकल गए हैं, तो वो बातें याद रहती। तो एससीए प्रेसिडेंट में थी वो। तो ये सब लोग आपके कॉलेज से निकले। और जो राजधानी के कॉलेज होते हैं, कैपिटल के जो कॉलेज होते हैं, चाहे तीनों ही कॉलेज होते हैं, इन कॉलेजों के बच्चे आपको, मैंने जीवन काल में वो सब चीज देखी तो मुझे हर जगह मिल जाते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप जी मेरे जूनियर हुआ करते थे, ये भी चुनाव लड़े। तो कहीं भी स्टेट में मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे जैसे हमें यहाँ रेवा सूद जी, अंजलि जी, ये सब लोग, जो सुलोक जी, कुछ लोगों के तो मुझे नाम याद है जो यूनिवर्सिटी में हमारे, आप भी बैठे हैं, आपका नाम मैं भूल गया, शर्मा जी की वाइफ शर्मा, सबको मैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में मीनाक्षी जी हमारे साथ हुआ करते थे। तो मैं जैसे मैं और जगह भी जाता हूँ तो कई अधिकारी मिल जाते हैं हमारे समय के,
जानने वाले चीफ सेक्रेटरी महोदय बोले, मैंने कहा ये भी हमारे साथ पढ़ते थे, ये भी हमारे साथ पढ़ते थे, ये जस्टिस भी हमारे साथ थे, ये जस्टिस भी हमारे साथ थे। तो उसका भी एक सहयोग हमें मिलता रहता है। और आरके अपनी की एक अपनी गरिमा है, शिमला के कॉलेजों की एक अपनी गरिमा है। और आपको क्या बनना है ये आप अभी नहीं तय कर सकते। आपका कर्म, आपका स्वभाव आपको उस दिशा में ले जाता है। उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है। और राजनीति में तो अनिश्चितताओं का खेल है। और हम तो राजनीतिक जीवन में, मैंने पहला सीआर का इलेक्शन 17 साल की उम्र में लड़ा, इसलिए मेरी कर्म भूमि जो है राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही वो शिमला, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी हुआ करता था तो 3000 बच्चे हुआ करते थे उसमें गवर्नमेंट कॉलेज शिमला, और 2-2.5 हजार लड़कियां आके में भी हुआ करती थी। तो ये तो मैंने आपको अपने जीवन का अनुभव बताया, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपके पास बहुत चुनौतियां, हमारे समय इतनी अधिक चुनौतियां नहीं थी। आप टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना आपको करना है। मैंने पिछले दिनों शिक्षा विभाग की बैठक की, मैंने कहा कि हम उस व्यवस्था के सहारे नहीं चल सकते जो व्यवस्था हमारे समय थी, जो चीज 40 साल पहले थी। उस 40 साल की व्यवस्था को अगर हम लेकर चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बच्चे पिछड़ जाएंगे। और यही हाल हुआ। बेसिक एजुकेशन में हम पिछड़ गए, हाई एजुकेशन में हम पिछड़ गए, सेकेंडरी एजुकेशन में हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज पूरे इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। महज कॉलेज खोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, महज शिक्षा संस्थान खोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो भी संस्थान खुले उस संस्थान में टीचर्स पूरे होने चाहिए। मैंने ये देखा है कि आए दिन टीचर्स की ट्रांसफर में हम इन्वॉल्व रहते हैं। हमने फैसला किया एकेडमिक सेशन तक कोई भी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, और बड़ा मुश्किल फैसला है। हमारे नेता, हमारे पास राजनीतिक दबाव इतना होता है, लेकिन मैंने फैसला किया किसी भी एकेडमिक सेशन में कोई टीचर की ट्रांसफर नहीं की जाएगी। देखा एक टीचर की ट्रांसफर होगी, उसका सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, फिर रिजल्ट कहां है? यहां भी मैं देख रहा था जब प्रेजेंटेशन मैडम दे रही थी, यहां भी साइंस के बच्चों की संख्या गिरी है। टोटल 400 के करीब साइंस के बच्चे हैं, 450 के, और आर्ट्स के और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हम शुरू किए हैं। बीवॉक चल रहा है, बीसीए चल रहा है, पीजीडीसीए चल रहा है, कई सब्जेक्टों के लिए चल रहे हैं। लेकिन इससे आगे सोचते, हमें अच्छी शिक्षा देनी है। हम कई चीजों में पिछड़े हुए हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये कुर्सी आती है जाती है, लेकिन नीतियां जो भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए अगर हमें बनाने पड़ेगी, हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। इसीलिए मैंने अभी कहा कि एक सभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स को सभी कॉलेज के हमारे बुलाए हैं, उनसे चर्चा की जाए किस चीज की कमी कहां है, उसको पूरा करना है। और हम बजट की अभी प्री बजट मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा हमारे अच्छे संस्थानों में दिल्ली में मिलती है, वो हमारे कॉलेज के गांव से आने वाले बेटे बेटियों को भी मिले। इस दिशा में हमारी सरकार का है। बेटियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हमने आपकी शादी की उम्र को 18 से 21 साल की है। अभी हमने आपकी शादी की उम्र को, कुछ जगह विरोध भी हुआ कि 18 साल, गांव में तो बेचारे, शहर में तो चलो बेटी 21 क्या 22, 25, 27, 28, 30 साल तक शादी, गांव में बच्चों को जल्दी शादी करके विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। इसलिए हमने एक कानून पास किया
इनका पेरेंट प्रॉपर्टीज में राइट नहीं था बेटियों का। मैंने एक्ट पढ़ा, 1971 का एक्ट था। हमने कहा इक्वल राइट होना चाहिए और हमने उसमें इक्वल राइट की बात की और उनको प्रॉपर्टी राइट्स में राइट दिया। अभी पुलिस की भर्ती होने जा रही है। हमने कहा उसमें 30% रिजर्वेशन धीरे धीरे ना, जहां पुरुष प्रधान समाज होता है वहां धीरे धीरे काम करना पड़ता है। 30% आरक्षण अपनी प्यारी बेटियों को पुलिस में मिलना चाहिए और हम आने वाले समय में हम किस तरह अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए इस दिशा में भी काम करें। बहुत बदलाव हमने शिक्षा के क्षेत्र में किए और आगे करने की नीयत भी अच्छी है। हम संस्थान खोल देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं, एक टीचर भेज देते हैं, 25 बच्चे होते, क्या टीचर पढ़ाएगा? ये स्कूलों के हाल। इसीलिए हम शिक्षा संस्थानों को बंद करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। 100 बीघा में गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, जहां खेल की सुविधा भी होगी, जहां 4-5 खेलों के ग्राउंड्स होंगे। डे टाइम में हम उनको लंच देंगे, पौष्टिक आहार देंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनकी हाइट कम आ रही है, वो कमजोर हो रहे हैं। उस दिशा में हमारी सरकार योजना नहीं करा रही। क्या कारण है उसमें हमने रिसर्च कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बेटियां पढ़ना चाहती है या कोई भी छात्र पढ़ना चाहता है, मैं उसको 20 लाख रुपए का लोन, 20 लाख रुपए का लोन, जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, किसी भी कोर्स में करना चाहता है, 1% ब्याज की दर पर हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाए। 1%। अभी एक बेटी आएगी, उसकी फॉरेन में सिलेक्शन होगी, गरीब थी, हमने कैबिनेट में लाया कि हमारी सुविधा उन सब बच्चों को चाहे बाहर पढ़ना चाहते, 1% क्यों रखा? हम चाहते तो 1% भी माफ कर सकते थे कि जिंदगी में जब कभी भी वो कुछ बनेगा और समाज की सेवा करेगा और कोई ऐसा साइंटिस्ट बनता है जिससे समाज का और उत्थान होता है, तो उसके मन में रहेगा कि मेरे पर ब्याज है, 1% ब्याज की दर से मैं इस पैसे को वापिस करूं। हमने ये ब्याज इसलिए नहीं रखा कि उससे पैसा लेना है, ये हमने ब्याज इसलिए रखा कि वो अच्छा पढ़ लिख कर एक समाज का अच्छा निर्माण करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। 1% ब्याज। जैसे किसी की डॉक्टर में एडमिशन हो जाती है, नर्सिंग में एडमिशन हो जाती है, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन हो जाती है या ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन हो जाती है, फीस वाले दिन डिप्टी कमिश्नर को पावर दी गई है कि 24 घंटे के अंदर बच्चों की फीस जमा करानी होती है, नहीं तो सीट खाली चली जाती है। डिप्टी कमिश्नर पहले फीस जमा करवाएगा और अगले 6 महीने के बाद वो अपना लोन का केस बनाएगा। ये हम सुविधा अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। तकरीबन 4000 के करीब हमारे अनाथ बच्चे थे, अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। हमारी सरकार ने उन 4000 बच्चों को, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। महज दर्जा ही नहीं दिया, विधानसभा में इसके लिए कानून पास किया कि पैदा होने के बाद से बच्चा अगर अपनी माता को खो देता है, पिता को खो देता है, 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका ख्याल रखे। अब एक महीने का बच्चा है, कौन ख्याल रखेगा? अनाथ हो गए, मामा जी के पास चला गया, चाचा जी के पास चला गया, कोई ज्यादा क्या, उसके लिए हमारा एक नर्स रहेगी। जब बच्चा 3-4 साल का होगा तो 3 बच्चों पर एक नर्स रहेगी। हर महीने 2500 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। और जब वो आजकल तारा हॉल में भी बच्चों को लिया जा रहा है, पाइन ग्रोव में भी 3 अनाथ बच्चों को लिया गया, और प्रिंसिपल मैडम बता रहे थे कि हमने भी सुभाषित के तहत 2 अनाथ बच्चों को हॉस्टल उपलब्ध करवाया। हॉस्टल ही उपलब्ध करवाना नहीं है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। हॉस्टल का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी।
18 साल के बाद कॉलेज आता है ना, पॉकेट मनी चाहिए होती है अपने बच्चे को, तो हम पॉकेट मनी देते। अगर वो कॉलेज आएगा, अगर तो वो आरकेएमपी में आती है कोई बेटी, तो उसको 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी मिलेगी और उसकी पूरी फीस कॉलेज की सरकार देगी और हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार देगी। जो 18 साल से बड़े बच्चे हो जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर का 1.5 लाख रुपया भी सरकार देगी और 75,000 रुपया के हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। फिर हमारे पर हम सर्दी में घूमने जाते हैं, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए, गोवा चले गए, केरला चले गए, उन अनाथ बच्चों को कौन देखेगा? हमने उनके लिए भी कि साल में 15 दिन का एक टूर होगा, बाई एयर, अगर जब दूर जाना होगा तो बाई एयर जाएंगे और 3 स्टार होटल की फैसिलिटी उनको उपलब्ध करवाएगी हमारी सोशल वेलफेयर ब्लॉक। अब बड़ी बेटियां हो जाती है, 22-24 साल की 4-5 लड़कियां इकट्ठा जाना चाहती है, वो भी जाएगी, अपना उनको पूरा पैसा मिलेगा, रहने का मिलेगा, 4,000 पॉकेट मनी 27 साल तक मिलेगी। कोई बिजनेस शुरू करना 2 लाख मिलेगा, शादी के लिए 2 लाख मिलेगा, अगर घर में जगह है तो 3 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको उपलब्ध करेगी। अभी दिव्यांग बच्चे आए, मैं अभी देख रहा था 3 बेटियों को यहाँ हमसे मिले, हमने उनके लिए कंडा घाट में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास, जो प्री नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक इन बच्चों की पढ़ाई करता है। कई ऐसे दिव्यांग होंगे जिनके साथ उनकी माता को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि माता तो होता है ना, मोह होता है, तो उसमें उनको रहने के लिए हम उनको सुविधा दे रहे हैं। मैं खुद उसकी व्यक्तिगत तौर से देख रहा हूं कि पूरा काम हो रहा है, जमीन हो गई है, नक्शा बन गया, फाउंडेशन, मैंने कहा पहले काम शुरू करो। ऐसे बच्चे जिसमें समाज की संपदा पर जिनका अधिकार है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, हम उनको अधिकार देना चाहते हैं और इस अधिकार के तहत ये सारे काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैंने देखा कई बार विधवाएं हो जाती हैं, पति कमाने वाला चला गया, बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, नर्स का कोर्स कर रही है, फीस कौन भरेगा? फिर वो कई बार नेताओं के पास जाते हैं, कई बार दादी सदन आके बोलते हैं कि मैं इस बेटी को पढ़ा रहा हूं, और उसके मन में कुंठा रहती है कि मैं इससे पैसे ले रही। उस कुंठा को दूर करने के लिए हमने कहा कि जो भी विधवा माताओं के बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं, उनको हम पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 3,000 रुपया पीजी में रहने का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। दानी सदन आते हैं, करते हैं, लेकिन उस बच्चे के मन में यह भाव पैदा नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी बदौलत पड़ी, इसलिए मैंने ये योजना उनके लिए लेकर आई, उसका लाभ अब मिलना शुरू हो गया। आपके पड़ोस में कोई ऐसी बच्ची है जो विधवा है, 3 लाख से उसकी विधवा मां की आय कम है, तो उस योजना का लाभ वो भी उठा सकते हैं। इसी तरह कुछ युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई, अब नशे में चली गई है, नशे बंद कमरों में उनको नशा दूर करने की हम कोशिश करते कि कमरे में बंद कर दिया, जो चली हुई है 10 कमरे बना दिए हैं, उनमें बंद रखिए। अब जिसको नशे की लत लगी, उस नशे की लत को बंद कमरों में बंद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए। तो हम 150 बीघा सोलन के जो कोटला भेड़ जगह है, उस जगह में हमने अभी टीमें भेजी, निमस में भेजी और जगह भेजी, और वहां हम बेस्ट जो युवा नशा पीढ़ी में पड़ गए हैं, उसको कैसे समाज की वापिस विचारधारा में लाया जाए, इस तरह का इंस्टीट्यूशन हमको सोलन में बना रहे हैं। और आजकल हमने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। आपने देखा कि काफी नशे के सौदागरों को अभी हमने पकड़ा है, काफी नशे के खिलाफ जो इस धंधे में लगे हैं उनके खिलाफ हमारा अभियान चला हुआ है। आप पढ़ते होंगे अखबार, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज आपके बीच में आकर मैं ये कहना चाहता हूं, आप भविष्य के नेता हैं, भविष्य के डॉक्टर, भविष्य के प्रोफेसर है, भविष्य के प्रिंसिपल। आप लोगों को सोचना यह है कि जीवन में मैंने जो काम करना है उसे मैंने ध्यान लगाकर करना है। अगर आप
परेशानी में आओगे और कई बार विचलित हो जाओगे। ये स्वभाव में है, ऐसा नहीं कि सब चीजें मिलती है। विचलित होना भी मनुष्य के स्वभाव का एक अंग है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें बेंच 9th क्लास में मिलते थे, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्कूल में नहीं हुआ, जब हम कॉलेज में आए तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जब हम यूनिवर्सिटी गए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप। कोई चीज जीवन में मुश्किल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं ये कर नहीं सकता, वो गलत है। सब लोग कर सकते हैं। आप लोगों को करना है तो ये सोचना कि मैंने ये करना और उस दिशा में अपने कदम बनाने, उस कदम बनाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के पास ये कहने आया कि शिक्षा में जहां हम बदलाव करने जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम बदलाव करने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की हालत देख लीजिए, इंस्टीट्यूशंस की हालत देख लीजिए। हम आपको चीजें तो दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे रहे। आज हिमाचल प्रदेश कैंसर के रोगियों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर नॉर्थ ईस्ट के बाद आ गया है, क्योंकि हमने चीजें तो पैदा कर दी, इच्छाओं के अनुसार उनको खुश तो कर दिया चुनावों को देखकर, लेकिन वो चीजें नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए। आज हम ना क्वालिटी लाइट दे पा रहे हैं, ना क्वालिटी वाटर दे पा रहे हैं, ना क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे पा रहे हैं, और ना ही हम अपने समाज को जागरूक कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगी, आप सब लोग लड़ेंगे, जनता लड़ेगी, युवा पीढ़ी लड़ेगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया, आज विवॉक स्टार्ट हुआ है, रिटेल स्टार्ट हुई है। हमने देखा कि हम अपने बच्चों को कहां जाएंगे। हॉस्पिटलिटी सेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा। मैं गया, हैदराबाद गया, हिमाचल की लड़की, गोवा गया, हिमाचल की लड़की, बैंगलोर गया, हिमाचल की। हॉस्पिटलिटी में चाहे लेकर मतलब बेटी कितने पैसे मिलते? कहते 15,000। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां देखा तो वहां हिमाचल की लड़की, लड़के भी। कैसे हम इनको देखा? फिर मेरे विचार आया कि हमें टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक खर्च करना है, और हम टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। उसका परिणाम 3-4 साल में आएगा। ये सब सोच व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की होगी। जो हमारे पास ताकत थी वो हमने खो दी। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत पानी था, उसका सोच वो हमारे एसजे विनल, गीता जी बैठी है जो हमारे एसजे विनल के वो डायरेक्टर भी है। ये 67,000 करोड़ की कंपनी होगी और हमारा बजट अभी 54,000 करोड़ रुपए का है। 54,000, क्योंकि हमारी नीतियां सही नहीं थी। अगर हमारे पास पैसा होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपके घर दरवाजे तक हर पैसा पहुंचेगा। हमने उसमें परिवर्तन कर दिया। हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमने नीतिगत परिवर्तन किया। मुझे खुशी है 2 साल पहले जो मैंने पहला बजट किया था, आज उसमें हमारी तरक्की हुई है। आज हम ई बसेस की तरफ गए, इलेक्ट्रिकल स्टेशन की तरफ गए, और आज उसके सब प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2026 को हम अपने पर्यावरण के हिसाब से हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ये टारगेट है। इसमें अभी समय लगेगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, और आने वाले हमारे समय में आपने देखा होगा पहले भाषण से मैं हमेशा नीति पर आधारित बात करता हूं। मैं आज 3 बजे उठ गया हूं तो 3 बजे मेरी नींद टूट गई, तो पता लगा कि एक मेरे को काम याद है, मैंने लिखा। चीफ सेक्रेटरी साहब से ये भी जानते होंगे कि कई बार तो मैं सुबह ही फोन कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग से उस बात को निकालना चाहता हूं कि इनके पास डाल देता हूं। दिमाग में बहुत चीजें घूमती हैं। तो हमारी नीतिगत परिवर्तन से और व्यवस्था परिवर्तन से 2027 में हमने आत्मनिर्भर बनना है। जो क्रूज गोवा में चलता था, जो मोटर बोट्स गोवा में चलती थी, आपको हो जाते थे क्रूज दिन, आज हमने बिलासपुर में स्टार्ट करवा, पौंग में स्टार्ट करवा रहे, सुन्नी में स्टार्ट करवा रहे, सुन्नी की पोर्ट है। ये चीजें हमारे पास तो प्राकृतिक सौंदर्य है,
हम हर चीज में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये मैं आज आपके मन से भी कह रहा हूं और मैं कई मंचों से कहता हूं, क्योंकि जिस नीतिगत संस्थान पर हम बैठे हैं उसमें हम चेंजिंग ला रहे हैं। वो चेंजिंग आप नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है। जो चेंजिंग आ रही है बहुत जल्दी और बहुत तेजी से हम लाने जा रहे हैं। कानून बदल रहे हैं, पुराने दकियानुसी कानूनों को चेंज कर रहे हैं और खासकर मैं अपनी प्यारी बेटियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हम पैदा करने जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे, अभी मेरे पास एमएसओ की बेटियां मिली, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है। हम एक और ऐसी प्रणाली को अभी आपके साथ चर्चा करेंगे जिस दिन 16 तारीख को हम, मेरे ख्याल 16 की डेट है, 16 या कुछ और आगे हो सकती है, सारे प्रिंसिपल से चर्चा करेंगे। काफी बदलाव हम कर रहे हैं शिक्षा नीति में, ताकि कोई जाए आत्मविश्वास के साथ जाए, कहीं भी जाकर सर उठाकर हमारी बेटियां बात करें। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्मविश्वास आपको, तो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के साथ हर क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह टीचर्स को थोड़ी दिक्कत जरूर होती होगी कहीं उनकी ट्रांसफर के चक्कर में, पर हमने आपका समाधान भी ढूंढ दिया है, वो मैं उस दिन बताऊंगा। एक तो हम पूरे एकेडमिक सेशन में ट्रांसफर ही नहीं करेंगे और दूसरा बीच में हमने एक नीति बनाई है कि अभी आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये ना रहे आप किसी सोशल का शिकार ना हो, बेचारे बैठे रहे 4-4 घंटे बैठे रहते, 5-5 घंटे बैठे रहते ट्रांसफर करवाने के लिए। तो ये सब चीजों को हम रोकेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ये 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली है जिसको थोड़ा ठीक करने में समय लगेगा और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि सरकार जब आपको दे रही है और एक समय आपको भी समाज को देना है, तो समाज का कुछ भाग आपको भी समाज में देना। जो गरीब है उसको मुफ्त मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए। जो दे सकता है, सामर्थ्य है, उसको ये सोचकर देना चाहिए कि इस समाज ने मुझे भी कुछ दिया है, आज मुझे इसको देने की जरूरत है, तो मैं इसको देने में गुरेज ना करूं। मानिए हमारी मैडम ने कुछ मांगने का पत्थर हमारे को रखा है। अब इसमें यह देखना होगा कि कौन से शुरू होने वाले कोर्स है। एक तो मैं अभी देख रहा था कि 5-6 स्मार्ट क्लासेस की बात है। आरके शिमला कैप्टन है, सभी को स्मार्ट क्लासेस अगले समय 6 महीने तक कर दिया जाएगा, इसको सभी को। और मैं इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस इसलिए नहीं शुरू करना चाहता, मैंने मैडम से भी बात की थी कि यूनिवर्सिटी है, वहां डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं, तो वहां जाएंगे तो थोड़ा खुलकर आराम से अपने ओपन माहौल में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो जरूरत होगी वो हम करेंगे। वैसे ही मैडम के आने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ना 6 करोड़ रुपए यहां पहले ले लिया। तो 6 करोड़ रुपए का आपको 6 करोड़ रुपया इन्होंने, ये जो पूरी बिल्डिंग चल रही थी ना कच्छो चाल से, इन्होंने आकर 6 करोड़ रुपए में पूरा हमने इनको दिया है। और अभी जब मुझे ये इन्विटेशन देने आए थे तो वही 50 लाख रुपया और मांग रहे थे, तो 50 लाख रुपया भी हम इनको देने देते हैं। जो पेयर ऑफ साइंस ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक के लिए 50 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो आपको 50 लाख रुपया भी हम देंगे। पर बेटियां मिली थी जो बोल रही थी हॉस्टल और जिम्नेजियम क्या है, हॉस्टल के लिए अगर जगह होगी तो मैं चाहता हूं कि बेटियों का हॉस्टल बने। अगर जगह यहां मिल जाएगी तो मैं हॉस्टल के लिए आपको जितना भी पैसा होगा मैं उसके लिए आपको दूंगा, क्योंकि एक बार हरीश नाटा जी ने 2-3 बार मुझे कहा कि एक हॉस्टल भी चाहिए, एक साइंस ब्लॉक के लिए भी आपने बात की और इसमें भी लिखा साइंस ब्लॉक के रिपेयर के लिए 50 लाख हम उनको देते। और जो प्यारी बेटियों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है हमारी, उनको मैं 2 लाख रुपया देने की सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना
डिपार्टमेंट की बात की है, मैंने भी खुद MA पॉलिटिकल साइंस में की है। इसका मैं आपसे चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की भी मैं यहाँ देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी की ग्राउंड के लिए जगह ही नहीं है। मैं इस कॉलेज को अच्छी तरह जानता हूं, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, हम यहाँ SCA के फंक्शन में भी आते हैं, ग्राउंड के लिए जगह नहीं है। और शिमला में अगर कहीं जगह होती तो मैं ग्राउंड भी देता, लेकिन हमारा भविष्य में 12 ऐसे मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खोलने का योजना पर हम काम कर रहे हैं, जहां 100 बीघे जगह हो, ग्राउंड्स भी हो, वो जगह को ढूंढ रहे हैं। तो कुछ जगह तो हमें मिल रही है, और अच्छे कॉलेज हो जहां 4 से 5 हजार बच्चा पढ़े। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जगह की हिमाचल प्रदेश में बहुत कमी है। और जगह भी यहाँ ऐसी महंगी है कि बॉम्बे के बराबर का रेट मिलता है, तो हमें लैंड एक्विजिशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। हम इस दिशा में जो आपके जहां जगह उपलब्ध होगी, कैपिटल के कॉलेजेस को हम अच्छा सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।